conversation piece. A serial killer who turns his victims into works of art. The next victim. मूवी की शुरुआत स्टैन एक डिटेक्टिव के 5 साल घटी एक इंक्वायरी के रिप्ले से होती है, जहां वो बीइंग अ लीड इन्वेस्टिगेटर उस पर आरोप लगा था कि उसने अंकल एडी मर्डर केस के प्राइमरी सस्पेक्ट को गिरफ्त करने के बजाय लापरवाही दिखाने के कारण उन्हें उसकी हत्या करनी पड़ी, जिसमें उसकी एक दोस्त क्रिस्टल को भी जान गंवानी पड़ी। आरोपी ऐसा साइको किलर था जो अपने शिकार को मारने के बाद उन्हें ग्रूसम आर्ट फॉर्म में डिस्प्ले करता था, जिसमें कई बार हिडन मीनिंग भी होती थी। पर इंक्वायरी कमेटी के पास कोई ठोस सबूत ना मिलने के कारण उसे क्लीन चिट के साथ प्रमोशन मिल गई थी और अब वो सेमी रिटायर्ड अपने स्टूडेंट्स को फॉरेंसिक साइकोलॉजी पढ़ाता है। पर कहीं ना कहीं स्टैन खुद को क्रिस्टल के लिए जिम्मेदार मानने लगता है, क्योंकि उस दौरान उसे भनक थी कि हत्यारा उसी एरिया में घूम रहा है और वो चाहता तो क्रिस्टल को आगाह कर सकता था, पर उसकी गैर जिम्मेदारी के कारण वो उसे कभी आगाह ही नहीं किया, जिसके कारण अंत में क्रिस्टल उसकी शिकार बन गई। इसलिए इस डिप्रेशन में वो अब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जहाँ इंसान को कोई थॉट्स परेशान करना या किसी चीज की अर्ज उसे बार बार करना और दारू की लत की परेशानी से जूझ रहा है। इसलिए मन हल्का करने के लिए वो कभी कभी सैंडी से भी मिलता है, जो क्रिस्टल और उसके बीच एक कॉमन फ्रेंड थी और जो खुद भी क्रिस्टल को खोने के डिप्रेशन में अल्कोहलिज्म से रिकवर कर रही है। पर वो उसे उसका जिम्मेदार नहीं मानती और उसे मूव ऑन करने का सलाह देती है, पर स्टैन खुद को रोक नहीं पाता और ये डिप्रेशन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। इसलिए सैंडी उसे हाइकिंग के लिए भी इन्वाइट करती है, जो वो अपने दोस्तों के साथ कुछ दिन बाद जाने वाली है, पर केस में बिजी होने के कारण उसे मना करना पड़ता है। पर हाइकिंग पर निकलने पर वो उसे मिस जरूर करती है, जो वो उसे अपने फोटोज के थ्रू दिखाती है। स्टैन अपने दुनिया में इतना खो गया होता है कि उसे अपने एंटीक चेयर से लगाव हो जाता है। पर फिर एक दिन स्टैन को एक न्यू केस के लिए हायर किया जाता है, क्योंकि रिसेंटली ऑफिशियल्स को किसी की लाश मिली, जहां शिकार की लाश को लटकाकर एक बीम ऑफ लाइट के थ्रू देखने पर एक प्रोजेक्टेड कैमरा ऑब्स्क्यूरा इफेक्ट नजर आता है। ये वो एंशिएंट इफेक्ट है जहां एक रूम में बनाया आर्ट दूसरे डार्क रूम में लाइट से फोकस करने पर वो एक पेंटिंग की तरह नजर आता है। शिकार को इस तरह आर्टिस्टिक फॉर्म में लटकाना ऑफिशियल्स को लगता है कि ये कोई अंकल एडी केस का कॉपी कैट है, इसलिए कार्ल और स्टैन को इस केस पर लगा दिया जाता है। पर स्टैन ने डिटेक्टिव के काम से ऑलमोस्ट रिटायरमेंट ले ली होती है, इसलिए जरा भी सीरियसनेस नहीं दिखाता। यहाँ तक कि कार्ल के पिछले अंकल एडी के केस की फाइल की डिमांड करने पर वो उसे देने पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। वहीं वो ये भी बिलीव करता है कि इसके पीछे कोई अंकल एडी कॉपी कैट नहीं है, क्योंकि आगे लाश पर मिले कलर पिगमेंट्स को एनालाइज करने पर वो अंकल एडी के रिपोर्ट से मैच कर जाती है। उसका शक और भी बदल जाता है जब अगले दिन उसे कोइंसिडेंटली किसी रैंडम आर्ट शॉप से उसी वारदात की तरह एक पेंटिंग मिलती है, जो शॉप ओनर को किसी कूड़े से मिली और जिसके कलर को एक्सरे से एनालाइज करने पर उन्हें एक बर्ड की चित्र किसी चेयर पर बैठी नजर आती है, ऑल्दो वो ओरिजिनल पेंटिंग में नजर ही नहीं आती। बाद में जब स्टैन सेम पेंटिंग को वारदात के लोकेशन पर उसी तरह प्रोजेक्ट करता है तो वो एग्जैक्ट मैच निकलता है, यानी कि ये पेंटिंग भी सेम हत्यारे की बनाई गई होगी, जिसने उस पेंटिंग को एज रेफरेंस यूज करके एग्जैक्टली सेम इंच बाय इंच एक्यूरेटली उस हत्या को अंजाम दिया। पर हत्यारा यहाँ नहीं रुकता, क्योंकि इस बार उन्हें किसी और की लाश एकदम बूचर करके केबल से लटकाई मिलती है, जिसे एक पिन होल एंगल से देखने पर वो खूंखार रेवन बर्ड का इमेज प्रोजेक्ट करता है। वहीं स्टैन के साथ भी अब कुछ अजीब घटने लगता है। उसी रात उसके घर पर किसी ने घुसपैठ की होती है और कुछ खास चुराने के बजाय उसके लिए उसके अंकल एडी केस की इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग छोड़ गया और उसकी फेवरेट एंटीक चेयर भी गायब कर दी होती है। उसे अब लगने लगता है कि या तो कोई उसके दोस्त क्रिस्टल या तो अंकल एडी प्राइमरी सस्पेक्ट के हत्या का बदला लेने की कोशिश में है। इतना कम नहीं कि अगले दिन उसे कोई अननोन उसका पीछा करते महसूस होता है। वो रिटर्न में जब उसे दबोचने बढ़ता है तो वो अंत में कैसे तो करके भाग निकलता है। उसे अब कुछ तो गड़बड़ लगने लगता है, इसलिए अपने फॉर्मर पार्टनर से जांच के लिए मिलता है, जो उसके साथ अंकल एडी के केस पे काम कर चुका है। पर वो ये रिवील नहीं करता कि वो जिस केस पे काम कर रहा है वो अंकल एडी के केस से रिलेटेड मालूम पड़ रहा है, और जख्म पर और नमक छिड़कने के लिए सीरियल किलर उसके फॉर्मर पार्टनर को अपना नया शिकार बनाता है। पर उसका खून से भरा फाड़ा हुआ पेट और पैंटोग्राफ मशीन कनेक्टेड टू हाफ फिनिश कैनवस को देखकर ऐसा लगता है जैसे हत्यारे ने पेंटिंग को उसके लिए अधूरा छोड़ दिया। और जब स्टैन उसके खून से रेफरेंस पिक्चर की मदद से पेंटिंग को पूरा करता है, वो एक
एक स्क्रीमिंग फेस का पेंटिंग निकलता है। पर स्टैन को पेंटिंग को पूरा करता देख वहीं उसका अपने फॉर्मर पार्टनर से पिछले दिन मिस्टीरियस कारण से मिलने का पता चलने पर कार्ल को उसके ऊपर शक होने लगता है कि कहीं वो ही तो इन हत्या के पीछे नहीं, क्योंकि वही है जो इस केस में जरा भी ध्यान नहीं दे रहा और ना ही उसने उसके रिक्वेस्ट पर अंकल एडी केस की फाइल दी स्टडी करने के लिए। पर स्टैन का एक और दोस्त और एंटीक आर्ट डीलर ब्लेयर को लगता है कि शायद वो कॉपीकैट किलर के वर्क के लिए इंस्पिरेशन है, शायद वो अपने पेंटिंग्स के जरिए उसे कुछ कन्वे करने की कोशिश कर रहा है। सबसे शॉकिंग डिस्कवरी की वो उसे एक आर्ट गैलरी ले जाता है जहाँ वही मॉडल ऑक्शंस पर लगे होते हैं जो रीसेंट हत्या के वारदात से हूबहू मैच करते हैं, जहाँ उसे उसी का घर से चुराए वो एंटीक चेयर भी मिलता है। क्यूरेटर से पता चलता है कि ये किसी आर्टिस्ट गैरी हडसन को बिलोंग करता है, पर उसे कुछ नॉलेज नहीं कि उसका बैकग्राउंड क्या है। पर तभी रेवन क्ले मॉडल को ध्यान से एनालाइज करने पर स्टैन को उस पर फिंगरप्रिंट्स नजर आते हैं, जिसकी जांच में दोनों तुरंत लग जाते हैं। पर कार्ल को समझ नहीं आता कि कॉपीकैट जो अब तक इतना शातिर रहा है वो इतने आसानी से इतने सारे फिंगरप्रिंट्स कैसे छोड़ सकता है। फिंगरप्रिंट्स की पुष्टि करने पर उन्हें एक वेयरहाउस का पता चलता है, पर वहाँ छापा मारने पर उन्हें सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स और एक डमी मॉडल मिलता है जिस पर उसी आर्टिस्ट का नाम लिखा होता है। पर स्टैन तुरंत समझ जाता है कि वो नाम दरअसल एनाग्राम है, जिसका अनुवाद अ रेड हियरिंग है, जिसका मतलब कि फॉल्स मिसलीडिंग एविडेंस, यानी कि हत्यारे को पता था कि वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे उसके झूठे एविडेंस को फॉलो करते हुए। वहीं वारदात पर मिले उन डॉक्यूमेंट्स में क्रिस्टल की तस्वीर हाईलाइटेड देखने पर कार्ल अब और भी कंफ्यूज होने लगता है कि कहीं इसके पीछे अंकल एडी केस का हत्यारा तो नहीं, कहीं गलती से स्टैन ने किसी और की तो जान नहीं ले ली अंकल एडी केस का सस्पेक्ट समझकर। स्टैन के लिए परेशानी तो और भी बढ़ने लगती है क्योंकि अगले दिन उसे हत्यारे से कॉल आता है जो बार बार अब पॉइजन हार्म्स बड़बड़ाते रहता है। उसकी बातों से मालूम पड़ता है जैसे वो उसे उसके डिप्रेशन से छुटकारा देना चाहता हो। वो उसे अपने काम का एक और नमूना दिखाने के लिए उसे एक नए वेयरहाउस का पता बताता है जहाँ छापा मारने पर उसे हत्यारे ने अब तक की सारी अंजाम दी क्राइम डिस्प्ले पर रखी मिलती है, जिसमें से एक क्रिस्टल की डिटेल डायग्राम भी होती है, जिसे याद करने पर ऑडियंस को अब नजर आता है कि उसकी हत्या भी एक आर्ट की तरह थी, जिसे ऊपर से देखने पर ऐसा नजर आता है जैसे उसकी लाश किसी बीच शोर पर पड़ी हो। पर फिर उसी रात स्टैन की नजर हत्यारे के कहे उसी स्टेटमेंट पर अटक जाती है, जिसे अनुवाद करने पर उसका मतलब कुछ और निकलता है, जिसके बारे में समझने के लिए स्टैन तुरंत ब्लेयर की मदद लेता है। ब्लेयर एक शॉकिंग जानकारी शेयर करता है कि एंशिएंट समय में रेनेसेंस अपने पेंटिंग टेक्निक में एमोफोसिस का प्रयोग करते थे, जिसका ट्रू पर्पस वो सामने से देखने में कुछ और, पर सही एंगल से देखने पर उसका सीक्रेट मैसेज कुछ और होता है। वो उसे ऐसे ही कुछ एंशिएंट उदाहरण भी दिखाता है जो दिखने में कुछ और होते हैं, पर उन्हें एक एंगल से देखा गया तो वो कुछ और ही साबित होते हैं। स्टैन को समझ नहीं आता कि आखिर इनका केस से क्या संबंध है। ब्लेयर सजेस्ट करता है कि शायद उसे इस केस को किसी और एंगल से देखना होगा। स्टैन फिर भी कंफ्यूज कि वो कहां से शुरुआत करे। फिर तभी वो सेम फोटो नोटिस करता है जो सैंडी ने एक समय शेयर की थी, जिसमें उसे वही बंदा नजर आता है जिसने एक समय उसका पीछा करने की कोशिश की थी। वो तुरंत सैंडी को रीच आउट करने की कोशिश करती है, पर तब तक उसे उसी अननोन स्ट्रेंजर ने ले गया होता है और उसके लिए एक चेतावनी भी छोड़ जाता है कि अब क्रिस्टल के बाद सैंडी की भी बारी है। बेवकूफ स्टैन बिना बैकअप के तुरंत हंच के साथ उसी वेयरहाउस के लिए बढ़ता है जहां उसे वो डॉल मिली थी, पर जब तक स्टैन सही समय पर पहुंचे निर्दय ने सैंडी की भी जान ले ली होती है और स्टैन खुद भी कुछ देर बाद उसके हाथों घायल हो जाता है। वही डिटेक्टिव कार्ल अब भी एकदम कंफ्यूज इस केस के बारे में। उसे उन पेंटिंग्स के फोटोग्राफ्स पर कुछ फिशी नोटिस होता है कि जब वो अपने रिफ्लेक्टिव कॉफी मग को पहले वारदात के पिक्चर पर एक एंगल पर फोकस करता है तो उसमें वही दूसरा वारदात रेवन नजर आता है। ठीक वैसे ही ट्राई करने पर उसे रेवन से वो स्क्रीमिंग पेंटिंग्स और उस स्क्रीनिंग पेंटिंग्स पर जूम करने पर उसे वही स्टूडियो नजर आता है जहां उन्हें वो डॉल बरामद हुआ था, यानी कि यही उसका अगला शिकार होगा और यही सीक्रेट मीनिंग है हत्यारे के एनामॉर्फिसिस का। कार्ल अब तुरंत वेयरहाउस की तरफ भाग पड़ता है। वहीं हत्यारा स्टैन को उसी पोडियम पर घिसराते हुए फेंक देता है और वहां वो सैंडी के टैटू को उसी एनामॉर्फिसिस एंगल में देखने पर उसे खुद का चीखता चेहरा और डेड लिखा मिलता है, जो वही अंकल एडी मर्डर का हॉलमार्क है, यानी कि यही अंकल एडी मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट है। ये रियलाइज करते ही स्टैन जैसे ही शॉक में उसके तरफ देखता है, सीरियल किलर उसे वहीं शूट कर देता है जब तक कार्ल सही समय पर पहुंचे उसे बचाने के लिए। और अंत में स्टैन को उसी तरह तड़पते मरता हुआ देख उसका एक्सप्रेशन सेम उस ड्राइंग से मैच करता है और अब मूवी का क्लाइमेक्स रिवील होता है। उस पेंटिंग्स के पीछे एक्सरे विजन में नजर आया वो चेयर, दरअसल वो एक और एनामॉर्फिसिस इशारा था कि आगे जाकर उसकी जान ऐसे ही एक चेयर पर जाने वाली है। उसने स्टैन की हत्या इसलिए की क्योंकि हत्यारा बीइंग अ क्रिमिनल आर्टिस्ट स्टैन
के कारण उसका क्रेडिट किसी और को मिला और किसी निर्दोष की जान लेने के बावजूद प्रमोशन लेने से पीछे नहीं हटा। इसीलिए मूवी फाइनली हत्यारे को वो सजा जो उसे बहुत पहले मिलनी चाहिए थी और अंत में स्टैन को अपनी गलती की सजा भी भुगतनी पड़ी, जिसके कारण क्रिस्टल और उस बेगुनाह की जान चली गई। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन पर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो एंड करने से पहले दोस्तों प्लीज अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन सच में पसंद आ जाए और आपको सच में मेरी मेहनत काबिले तारीफ लगती है तो आप इफ पॉसिबल ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या अपलोड पर क्लिक करके गूगल या भीम यूपीआई से पे करके भी सपोर्ट दिखा सकते हो। और वीडियो एंड करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक और कमेंट या चैनल को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूले, ताकि मेरा चैनल बना रहे और मैं आपके लिए और भी एंटरटेनिंग वीडियो पोस्ट कर सकूं। मैं मिलूंगा अगली बार एक और न्यू इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।